हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसी है हमारी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, हेल्दी, फिट एंड फाइन। उम्मीद तो यही करूँगी, बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे, हेल्दी होगे और आज की क्लास के लिए रेडी भी होगे। आई होप सब आपको क्लियर हो रहा होगा आज तक जितनी भी आपकी क्लासेस हुई हैं, जितनी थ्योरीज टॉपिक्स हमने कवर अप करे हैं। लेकिन अगर कोई भी अभी भी दिक्कत आ रही हो, किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो, कोई दिक्कत है, प्लीज़ उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछिए और जल्दी से आपकी सारी कन्फ्यूज़न डाउट दूर करते हैं। देखो वो ज़रूरी है। और प्लीज़ क्लासेस आप सारी अटेंड कर लीजिए। आई नो मेरी गलती है, बीच में स्किप हो जाती है, उसके लिए रियली सो सो सॉरी। और बट जो हो रही है वो तो एटलीस्ट ले लो जो हो रही है वो तो अटेंड कर लो। क्लासेस के जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, सब इंपॉर्टेंट है। काफ़ी डिटेल में जाके हम डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मली मुझे नहीं पता बाकी क्लासेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सब टीचर अपने आप में बेस्ट है, सब अपने यही चाहेंगे स्टूडेंट्स लर्नर्स जो हैं सबके हाथ में जॉब हो, अच्छे स्कोर से वो पास हों, चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज हो या कोई भी। बट मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं कंपैरिजन नहीं करूँगी, बट मैं अपनी तरफ से यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको टॉपिक छोटे में ना निपटाया जाए, डिटेल में पढ़ा जाए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत ना हो। क्योंकि क्या होता है, देखो ऑफ कोर्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं बहुत टाइम से वैकेंसीज नहीं आई हैं, बहुत टाइम से सुनने में आ रहा है नेक्स्ट मंथ आएंगी, इस ईयर आएंगी, एंड में आएंगी, बट अभी नहीं देखने को मिली। बट जब भी आएंगी ना, अचानक आएंगी, तब तक के लिए भाई तैयारी करनी पड़ेगी। ये सोचूं नोटिफिकेशन आ गया देन हम स्टार्ट करें, देन इम्पॉसिबल है। मतलब ठीक है तैयारी स्टार्ट कर लोगे, बट सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल है। तो क्लास अटेंड कर लो। सब टॉपिक्स जितने भी हैं हमने अब जो भी कवर अप किए हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो देखो मैं यही कहूँगी, सारी क्लासेस टॉपिक को किसी को भी हल्के में मत लो। इवन एग्जाम्पल से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं क्लासेस में। तो वो ऐसे नहीं कर रहे ना। किसके पास आज के टाइम में इतना फालतू टाइम है? हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई चाहता है भाई सक्सेस हो, सब चाहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है तभी पढ़ा रही हूँ, वरना मैं भी इतना टाइम क्यों दूँगी? पीपीटी बना रही हूँ या टॉपिक्स आपको पढ़ा रही हूँ। मैं भी चाहूँगी भाई सिलेबस कवर अप हो, मेरा भी नाम हो जाए, अरे भाई मैंने तो इतने महीने में एलटी ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट करा दिया। बट उससे नहीं होता ना, शो ऑफ से कुछ नहीं होता। चीज़ पेपर में आनी भी तो चाहिए आपको, उतना डीप में पढ़ना भी तो ज़रूरी है ना। तो सिर्फ अच्छा बनने के लिए, दिखावे के लिए, भाई मैंने इतने महीने में आई डी एट का सिलेबस कंप्लीट कर दिया, मैं वो काम नहीं करूँगी ना, मैं ऐसी हूँ। तो मेरे जितने भी लर्नर्स हैं, सॉरी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं डिटेल में ही पढ़ाऊँगी। ये मेरा फर्स्ट ऑनलाइन बैच है। ऑफलाइन हम लोग ऑलरेडी मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, क्लासेस मेरी रहती हैं टेट वगैरह की भी, पैडागॉजी की। तो बट इसमें चाहूँ ना तो सीरियसली बता रही हूँ, शॉर्ट शॉर्ट में अगर मैंने अब तक निपटाया होता ना, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होता। बट उससे क्या फ़ायदा? सिर्फ नाम के लिए मैं कि हाँ मैंने इतने महीने में कर दिया, या सिर्फ आप ये देखो कि अरे 100 क्लासेस में मैम ने सिलेबस कंप्लीट करा दिया अल्टीग्रेड का। तो भाई नहीं, मैं उसमें की नहीं हूँ कि सिर्फ अच्छा बनने के लिए, दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए भाई क्लासेस को 100 क्लासेस में अल्टीग्रेड बायोलॉजी सिलेबस कंप्लीट, जूलॉजी बॉटनी दोनों। तो भाई मैं ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि प्रायोरिटी है आपका एग्ज़ाम निकलना, आपके हाथ में जॉब आना। तो नंबर्स पे मत जाओ और क्लास पे फोकस करूँ, हर एक टॉपिक कनेक्टेड है। एंड यस, बातचीत कर ही रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप लोग प्लीज़ एक्टिव रहिए, क्लासेस अटेंड करिए। और काफ़ी सपोर्ट रहा है आप लोग का, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड यस पेशेंस। काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है आपने, काफ़ी सपोर्ट दिया है। एंड यस, शालिनी सिंह, देखिए मुझे याद है और आपका काफ़ी सपोर्ट रहा है, आई नो। आप जो हैं स्टार्टिंग डेज से मुझसे जुड़े हुए हैं, आप ग्रेड डोर से जुड़े हुए हैं, आपने काफ़ी सपोर्ट किया ऑफ कोर्स। स्टार्टिंग से लेके अब तक आपने हर एक क्लासेस अटेंड करी हैं, आप एक्टिव भी रहे हैं। मैं क्लासेस अगर स्किप भी हुई हो ना, तो ऑफ कोर्स जो देख रहा है उसको पता है, और आपने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है, आई नो। तो मुझे याद है, आप बहुत अच्छे से याद हैं, और कोई भी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं भूलता। और आप तो तब से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग डेज से। कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स, आज थोड़ी बातचीत ज़्यादा हो गई, पर कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ाई भी करेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहना नहीं चाहिए, बट आई नो आप लोग भी जानते होंगे कि सिर्फ सब्सक्राइबर और व्यूज़ के कितने नंबर्स हैं ना, उसे देख के क्लासेस अटेंड करते हैं। होता है ऐसा,
कि किसी टीचर के अगर लैक्स में, थाउजेंड्स में, लैक्स में, मिलियंस में सब्सक्राइबर एंड देन ही और शी इज़ बेस्ट, तभी तो इनके इतने सब्सक्राइबर हैं, तभी तो इनके इतने व्यू हैं। बट आप लोग ये भूल जाते हैं कि उन्होंने भी तो ज़ीरो से ही स्टार्ट किया है ना। ऐसा तो है नहीं उनके भी एक दिन में थाउजेंड्स या लाख, उनकी मेहनत है। ऑफ कोर्स बिना मेहनत ये कुछ नहीं होता। उन्होंने यहाँ तक कमाया है, मेहनत करी है, और ये उनकी मेहनत ही है जो इतने सारे लर्नर्स उनसे जुड़ते हैं। ऑफ कोर्स सब टीचर करते हैं, लेकिन हर कोई देखो ज़ीरो से स्टार्ट करता है ना। तो सिर्फ ये देख के कि अभी इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं या इतने लर्नर्स नहीं हैं, अभी इतने व्यूज़ नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स चैनल अब स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग टाइम है, तो धीरे धीरे ही स्टूडेंट्स तक क्लासेस पहुँचेंगी, कनेक्ट कर पाएंगे, तभी तो वो जुड़ पाएंगे। तो प्लीज़ आप नंबर्स देख के साइड नहीं हटा करिए। समझ आ रहा है ना, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, देन कर दिया करो सब्सक्राइब, शेयर कर दो क्लास को। हर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और ऐसा नहीं है मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मुझे भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स शालिनी सिंह, आई नो यू, आई रिमेंबर्ड यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, एंड रियली सॉरी। ऑनेस्टली तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, अदरवाइज़ क्लास स्किप नहीं करती मैं। ऑफ कोर्स हो गई हैं, काफ़ी सारे अप डाउन्स रहे हैं जिस वजह से क्लासेस स्किप हुई हैं आपकी, और मैं मानती हूँ, बट जान के कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी चाहती हूँ आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो ताकि हम प्रैक्टिस सीरीज़ कंटिन्यू कर पाएँ। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड यस, काफ़ी सारे स्टूडेंट एक्टिव रही हैं बीच में भी प्रीतम, आई ऑल्सो रिमेंबर्ड यू, एंड आई थिंक सुरेंद्र यादव। तो काफ़ी सारे लर्नर्स हैं जो एक्टिव रहते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, तो ऑफकोर्स उनके नेम्स जो हैं वो माइंड में रह जाते हैं। तो बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, लव एंड पेशेंस। तो भाई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉरी थोड़ी बातचीत लंबी हो गई है, और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, और सॉइल फॉर्मेशन के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में और सॉइल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये लेयर्स हैं भाई, हम इन सब लेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिडिल लेयर हो गई, एपिलिमियन हो गई, हाइपोलिमिनियन हो गई, ये सारी लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन में। अपर लेयर, मिडिल लेयर एंड लोअर लेयर। देन स्टार्ट करते हैं, और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, और सॉइल के बारे में भी बातचीत करेंगे, कुछ आज करेंगे कुछ कल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैं पेन ले लेती हूँ और हम करते हैं अब इसको स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट इज थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। चलो देख लेते हैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंट टेम्परेचर लेयर्स इन अ लेक और पॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर. It means that during certain seasons, especially summers, lake form layers of water at different temperature, and these layers do not mix easily. थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्या फॉर्मेशन है, इसमें क्या होता है, लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है झील में, लेक में, पॉन्ड्स में, तालाब में। किस वजह से हो जाती है, जो अलग अलग वाटर डेंसिटी है और अलग अलग जो तापमान है उस वजह से क्या होता है, पॉन्ड्स में, लेक में अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं। ये स्पेशली समर में होता है, समर सीज़न में होगा। लेक्स में क्या होंगी, लेयर्स बन जाएंगे अलग अलग वाटर में, अलग अलग टेम्परेचर की वजह से, और ये जो लेयर्स होती हैं, परत होती हैं, ये ईजिली मिक्स नहीं होती हैं। और याद रखिएगा स्पेशली समर सीज़न की बात हो रही है, 3 जो हैं मेन लेयर्स होती हैं, आगे मैंने इसे मेंशन कर रखा है, बट अभी हम पढ़ेंगे व्हाई डज दिस हैपन, क्यों होता है देख लेते हैं। वाटर हैज़ डिफरेंट डेंसिटीज़ एट डिफरेंट टेम्परेचर। जो वाटर की डेंसिटी होगी वो अलग अलग टेम्परेचर में क्या होगा, अलग अलग क्या होगी, डेंसिटीज़ होंगी। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। पानी का घनत्व जो होता है, जो पानी का घनत्व होगा, डेंसिटी होगी, वो क्या होगी, तापमान पर निर्भर होती है। घनत्व कहते हैं हम डेंसिटीज़ को, घनत्व ये हम किसे कहेंगे, डेंसिटी को। तो पानी का जो डेंसिटी है उसके तापमान पर निर्भर होती है, ठीक है। देन कोल्ड वाटर इज डेंसर एंड सिंक्स टू द बॉटम। जो ठंडा पानी होता है ना वो कहाँ मिलेगा आपको, गहराई में मिलेगा। भारी होता है तो वो क्या होगा, नीचे बैठता है। तो क्या होता है, ठंडा पानी आपको कहाँ मिलेगा, हमेशा नीचे में, गहराई में मिलेगा, तालाब, झील कहीं भी
गहराई में मिलेगा आपको ठंडा पानी, और जो गर्म पानी होता है वो होता है हल्का, लाइटर होता है, तो वो कहाँ रहेगा, टॉप पे। जैसे कि ये हो गई भाई आपकी लेक। पिंक कलर की लेक होती नहीं है, मुझे भी पता है, ब्लू कलर के बनाते हैं, कोई नहीं। चलो, ये समझ लीजिए हो गई आपकी लेक, ठीक है। लेट्स सी। चलो, ये हो गई आपकी, यहाँ पे जो हो गए, यहाँ पे क्या होगा आपका, वार्म वाटर होगा, यानी गर्म पानी होगा। ऊपर क्या है, सूरज की किरणें आ रही हैं, पानी गर्म होगा। गर्म पानी क्या होता है ना, वो हल्का होता है, तो वो क्या होगा, ऊपर फ्लोट होगा, ऊपर की साइड होगा, टॉप वाली जो लेयर होगी उस पर। बट ठंडा पानी जो होगा वो भारी होता है, तो वो कहाँ होगा, नीचे गहराई में होगा, डेंसर होगा, ठीक है, गहराई में होगा, भारी होता है, तो वो नीचे बैठ जाता है। सो वाटर फॉर्म्स 3 डिस्टेंट लेयर्स, तो जो पानी है कितनी लेयर्स आ जाएंगी, 3 लेयर्स आ जाएंगी, ठीक है। बॉटम हो गई, देन मिडिल हो गई, देन अपर लेयर हो गई। और इन तीनों लेयर्स को हम अभी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, देखते हैं इन सारी लेयर्स को कौन कौन सी हैं। ओके, तो 3 लेयर्स होंगी थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की। फर्स्ट इज एप्लीमिनियन, देन मेटामिलियन, मिलिनियन, एंड थर्ड वन इज हाइपोलिमिनियन। तो ये 3 लेयर्स हैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की, जिसको हमें पढ़ना ज़रूरी है, ऑफकोर्स एग्ज़ाम में आ जाता है। तो हम देख लेते हैं, नोट्स बनाते चलो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एप्लीमिनियन जो है ये है आपकी टॉप लेयर, यानी अपर मोस्ट लेयर होगी ये हो गई आपकी टॉप लेयर। तो ऑफकोर्स ये अपर वाली लेयर है, जहाँ पे क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। झील में, तालाब में जो अपर वाली लेयर होगी उस पर ही तो सनलाइट आएगी, सूरज की किरणें आ रही हैं, पानी हो रहा है गर्म, तालाब है, झील का, तो क्या होगा, ये पानी गर्म होगा। क्या होता है ना, जो वार्म वाटर होता है ये हल्का होता है, तो ऑफकोर्स हल्का है, ऊपर की साइड फ्लोट होगा ये। इन कॉन्टैक्ट विद एयर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट, क्या होता है ये, सनलाइट से क्या हो जाएगी, हीटेड हो जाएगी, हम अभी पढ़ चुके हैं, और ऊपर फ्लोट होगी। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे ऑक्सीजन हाई होगी, इस बात को ध्यान रखना, ऑक्सीजन जो होगी यहाँ पे हाई होगी, किस वजह से, फोटोसिंथेसिस और विंड जो है उसकी वजह से। सतह पर जो होगा क्या होगा, गर्म पानी होगा, सूरज की किरणों से क्या होता है, गर्म होती है, हवा के संपर्क आने से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे हाई होगी, इस बात का ध्यान रखना। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे अधिक होती है, किस वजह से होगी, हवा के संपर्क में होने से ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होगी। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो ऑफकोर्स पानी गर्म ही होगा, टॉप लेयर हो गई। देन अगर हम सेकंड की बात करें तो हो गया हमारा मेटालिमिनियन, ये हो गई मिडिल लेयर, और इसको हम थर्मोक्लाइन भी कह सकते हैं। जोन ऑफ रैपिड टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे क्या होगा, रैपिडली क्या होगा, टेम्परेचर यानी तापमान जो होगा वो चेंज होगा, यानी तेज़ी से जो तापमान है वो बदलता है मिडिल लेयर पे। ये एक बैरियर का काम कर रही है, बाधा का कह सकते हैं। किसके बीच में है ये, टॉप और बॉटम के बीच में, ऑफ कोर्स मिडिल है तो बीच में ही होगी, और ये एक बैरियर की तरह काम करती है, एक बाधा की तरह। टेम्परेचर ड्रॉप शार्पली इन दिस लेयर, लेस मिक्सिंग हैपनिंग, यहाँ पे जो होगा मिलावट क्या होगी, बहुत कम होगी। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, जो मिडिल लेयर है इसमें मिक्सिंग मिलावट बहुत कम होगी, टेम्परेचर शार्पली जो होगा वो ड्रॉप होगा, इस लेयर में तेज़ी से बदलता है। तो और बाधा का काम करती है किसके बीच में, जो टॉप लेयर है और जो बॉटम लेयर है उसके बीच में ये बाधा का काम करती है, एक्ट करती है एज अ बैरियर। देन आपकी थर्ड लेयर आ जाती है हाइपोलिमिनियन, ये है आपकी बॉटम लेयर। बॉटम लेयर जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेगा ठंडा पानी, जितनी गहराई में जाएंगे उतना ठंडा पानी मिलेगा, भारी होगा तो ऑफकोर्स नीचे होगा। एक और चीज़, जो अबव लेयर होती है, मतलब टॉप लेयर होगी, अगर टॉप लेयर है अगर, तो यहाँ पे हाई ऑक्सीजन होगी, एंड अगर क्या है आपकी ये बॉटम लेयर है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, लो होगी, क्योंकि ना यहाँ पे एयर आ रही है ना यहाँ पे आ रही है सनलाइट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम होगी, और डिकम्पोजिशन भी यही होगा, भारी होने की वजह से ये क्या होती है, नीचे ही रहती है, ठंडा पानी होगा और ऑक्सीजन लो होती है, हवा के संपर्क में नहीं है, ना तो हवा के संपर्क में है ना ही सूर्य की किरणें बढ़ रही हैं, तो ये ठंडा भी होगा पानी और भारी भी होगा, और डिकम्पोजिशन जो है इसी परत में अधिक होता है, इसी लेयर में अधिक होता है।
देन ड्यूरिंग विच सीज़न इट अकर्स, ऑफ कोर्स हम पढ़ चुके हैं समर में। समर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सनलाइट होगी, सरफेस वाटर जो होगा वो गर्म होगा, लाइटर होगा और फ्लोट होगा, और जो ठंडा होगा वो बॉटम वाटर होगा, गहराई में आपको मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई या नहीं हुई, जल्दी से बता दो। एंड यस प्रीतम, आपने मुझसे पूछा भी था क्लासेस 11th और 12th बायोलॉजी स्टार्ट करने के लिए, तो एक साथ 11th 12th दोनों तो स्टार्ट नहीं हो सकती हैं, बट अगर आप कुछ टॉपिक्स मिलने चाहें तो इन क्लासेस में सब कुछ कवर है, चाहे 11th का हो चाहे 12th का, तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। और बाकी स्पेशली आप किस क्लास की बात कर रहे हैं तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देन देखते हैं कैसे टाइमिंग सेट करनी है हम लोगों को, नया बैच। बाकी सीटेट का भी 1 जुलाई से इंग्लिश पेडागोजी स्टार्ट हो रही है, तो उस हिसाब से चीज़ें देखते हैं। और यस, एक और बात, शालिनी जी जो है हमारी क्लासेस रेगुलर ही होंगी, टेंशन ना लो। हाँ, एक आध बार स्किप हो जाती है बट जान के नहीं होती, बट कोशिश यही है कि स्किप ना हो और जल्दी से हम जूलॉजी का सिलेबस कंप्लीट अप कर लें। देन बॉटनी भी स्टार्ट करके जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। क्लासेस हो सका अगर तो थोड़ा सा तबीयत और बेटर हो जाए, क्लासेस थोड़ी बड़ी कर लेंगे ताकि सिलेबस जल्दी कवर अप हो जाए। तो आप प्लीज़ टेंशन ना लें। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी बताओ मुझे। क्लियर? ओके। Okay, what happens in winters in cold climates? Ice forms on the top of course, ये तो हमें भी पता है कि भाई जब बहुत ठंड होती है तो होता है ना झील। अच्छा, डल लेक देखा है, वहाँ पे भी जम जाती है बर्फ़। क्या होता है, झील है, इन सब में क्या है, ऊपर बर्फ़ जम जाती है। डल लेक कौन कौन गया, कश्मीर स्वर्ग है भाई वो तो क्या होता है ठंड में वहाँ पे भी बर्फ़ जम जाती है। और काफ़ी सारी नॉर्मल भी आप देख लो, पानी रखो बिना फ्रिज के, क्या ठंडा पानी मिलेगा आपको। गर्म होते ही गैस बंद करो, 5 मिनट पानी जो ठंडा होगा, 5 मिनट भी नहीं लगते। तो वही बात हो रही है, विंटर्स में क्या होता है, क्लाइमेट कोल्ड होता है जब, तो आइस जो है फॉर्म हो जाती है टॉप पे, और आइस के नीचे क्या होगा, वाटर इज स्ट्रेटिफाइड इन रिवर्स, यानी उल्टे तरीके से क्या होगा, स्ट्रेटिफाई होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बर्फ़ नीचे का पानी उल्टे तरीके से क्या होगा, रिवर्स यानी उल्टे तरीके से क्या होगा, स्ट्रेटिफाई होता है, आई होता है। देखो, ऊपर तो जम गई भाई परत, ऊपर तो आपकी जम गई भैया बर्फ़ की परत। आइस जो है, बर्फ़ के जो आसपास का पानी होगा वो भाई उसका टेम्परेचर हो गया आपका 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। देन उसके नीचे का जो पानी होगा वो हल्का सा वार्म होगा, बॉटम वाला जो होगा वो होगा अप्रॉक्स 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बता दो जल्दी से। यहाँ तक सब क्लियर हो गया ना? तो ऊपर ऑफ कोर्स बर्फ़ जम जाएगी, बर्फ़ के आसपास का जो पानी होगा वो ठंडा होगा और उसका टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस होगा। देन उसके नीचे स्लाइटली वार्मर होगा, मैं ये नहीं कह रही बहुत गर्म हो रहा है, बट स्लाइटली वार्मर होगा, बॉटम में होगा ये। देन स्प्रिंग एंड ऑटम ओवरटन, ओवरटन क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, देख लिया जाए। चलो एक सेकेंड पेन ले लूँ, एक मिनट। एक सेकेंड। ओके। इन स्प्रिंग एंड ऑटम टेम्परेचर बिकम्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेक, नो स्ट्रेटिफिकेशन। क्या होता है, ऑटम और स्प्रिंग में जो स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होगा, अभी हमने पढ़ा था ना थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें नहीं होगा। टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा रहेगा। मतलब कह सकते हैं जो पूरी झील है उसका जो तापमान है वो एक समान रहता है। जैसे अभी हमने थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा था ना, समर में क्या होता है, लेयर्स बन जाती हैं। गर्मियों का जो मौसम होता है उसमें लेयर्स बन जाएंगी, 3 लेयर्स। अभी हम ऑलरेडी इन तीनों लेयर को डिस्कस कर सकते हैं, टॉप मिडिल लेयर हम कर चुके हैं। बट स्प्रिंग में और ऑटम में ऐसा नहीं होता, वसंत और शरद में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, पूरी झील का जो तापमान है वो एक समान ही रहता है। तो क्या होगा, जो लेयर्स हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगी ड्यू टू विंड, और इसको हम बोलेंगे ओवरटर्न, और टर्न ओवर भी हम इसको भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है तो प्लीज़ जल्दी से नोट कर लो। सारी परतें जो होंगी झील की वो आपस में मिल जाती हैं और इसको हम कहेंगे ओवरटर्न और टर्न ओवर। जल्दी से कर लो। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे न्यूट्रिएंट, यानी पूरी झील में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं।
जो न्यूट्रिएंट्स हो गए आपके पोषक तत्व हो गए, और ऑक्सीजन जो है पूरी लेक में, पूरी झील में क्या होगी, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखा जाए। ओके, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ, डिफरेंट स्पेशीज लिव इन डिफरेंट लेयर्स। ऑफ कोर्स इससे क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ होगी वो अफेक्ट होगी ही। अलग अलग स्पेशीज़ जो हैं अलग अलग लेयर्स पे रहती हैं तो उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। इम्पैक्ट ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे भी इसका इम्पैक्ट होगा। इम्पॉर्टेंट है किसमें? लेक मैनेजमेंट में भी और फिशरीज में भी। क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसको हम बोलते हैं पोषक तत्वों की उपलब्धता कह सकते हैं, इसे क्या करेंगी? प्रभावित करेंगी, यानी इम्पैक्ट करेंगी, प्रभावित करती हैं। एक सेकेंड, क्या करेंगी? प्रभावित करती हैं। किसे करेंगे? ऑक्सीजन और किसे करेंगे? पोषक तत्व की उपलब्धता को, पोषक तत्वों की उपलब्धता को ये क्या करेंगी? प्रभावित करती हैं। मछली पालन हो गया, फिशरीज़ हो गया, और झील जो हो गई मैनेजमेंट हो गया, यानी प्रबंध हो गया, उसमें क्या है? उपयोगी जानकारी है, ये इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। स्ट्रेटिफिकेशन मोस्ट स्टेबल है समर्स में, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। सबसे स्थिर कहाँ होगा? गर्मियों में होता है ये। सबसे स्टेबल यानी स्थिर किस में होगा? समर्स में होगा। स्ट्रेटिफिकेशन स्पेशली हम पढ़ चुके हैं, समर सीजन में होगा। थर्मोक्लाइन को हम मेटामिलियन भी बोलते हैं। स्प्रिंग और ऑटम में क्या होगा? कंप्लीट मिक्सिंग हो जाएगी, सारी लेयर्स आपस में मिल जाएंगी, पूरी झील में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ हम कह सकते हैं सब न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरी झील में फैल जाएंगे। हाइपोल्यूमिनियन जो होगी उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कम होगी। अफेक्ट लाइफ फॉर्म्स, और लाइफ जो फॉर्म्स हैं वो भी अफेक्ट होंगी, ऑफ कोर्स होंगी। सबसे डीप लेयर यही होगी। लास्ट लेयर है ये, कौन सी लेयर है आपकी? बॉटम लेयर होती है। यहाँ पे पानी आपको सबसे ज़्यादा ठंडा मिलेगा। क्लियर? ये थर्ड लेयर है, बॉटम लेयर है, और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ठंडा पानी मिलेगा। सरफेस पे ऊपर जो होगा टॉप लेयर होगी उसमें वार्मर मिलेगा, और ठंडा होता है तो वो नीचे बैठ जाता है। देन अब आ जाती है हमारी सॉइल यानी मिट्टी। ये भाई सबसे ऊपरी परत वो परत है जहाँ पे आपके पौधे उगते हैं, आपको पता ही है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय विदरिंग यानी ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं मिट्टी बनने में। जी हाँ, मिट्टी बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने से हजारों वर्षों में मिट्टी बन के तैयार होती है। चट्टानों के, रॉक्स के टूटने से, विदरिंग मतलब हो गया आपका ब्रेकिंग, टूटने। ये चट्टानों के टूटने से हजारों वर्ष में बनती है आपकी मिट्टी। ये वही टॉप लेयर है अर्थ की जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं। इसमें आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं सॉइल में? मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जिसे हम ह्यूमस भी कह सकते हैं, वाटर होगा, एयर होगी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवी। मिनरल्स को हम कहते हैं खनिज पदार्थ। आई थिंक मैंने आगे मेंशन किया, तो एक एक करके हम इसको पढ़ लेंगे, देखती हूँ। चलो, मिनरल्स को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, खनिज पदार्थ कहते हैं मिनरल्स को। खनिज पदार्थ किसे कहेंगे हम? मिनरल्स को। जैविक पदार्थ हम कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, जैविक। ये हो गया आपका ह्यूमस। वाटर सबको पता है, पानी, एयर सबको पता है, हवा, और सूक्ष्म जीव यानी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज़ सॉइल फॉर्म्ड? कैसे भाई सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है, कैसे सॉइल जो है वो बन रही है, देख लेते हैं। चलो,
सॉइल फॉर्मेशन को हम पैडोजेनेसिस भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे आई थिंक मेंशन भी कर रखा है, पेन ले लेते हैं। पैडोजेनेसिस भी हम इसको बोलेंगे। एक मिनट, पैडो का मतलब हो गया सॉइल, पैडो इज इक्वल टू सॉइल यानी आपकी मिट्टी, और जेनेसिस इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन यानी निर्माण। क्लियर है? देखते हैं जल्दी से इसको। मिट्टी कैसे बनती है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, और ये बात ध्यान रखना, सॉइल फॉर्मेशन को हम पैडोजेनेसिस बोलते हैं। पैडो मतलब हो गया आपका सॉइल, जेनेसिस हो गया आपकी फॉर्मेशन। तो सॉइल कैसे बनती है, जब क्या होता है, रॉक्स जो हैं वो टूटती हैं, ब्रेकिंग और ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स जब होगा। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स थ्रू वेदरिंग, विंड है, वाटर है, टेम्परेचर है, इस वजह से क्या है, चट्टानें रॉक्स टूट रही हैं और उससे हजारों वर्ष में, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में मिट्टी बन के हो जाती है भैया तैयार। चट्टानें हो गई, हवा पानी तापमान से टूटती हैं, ये बात याद रखिएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स भी हो जाएगा भाई, ऑफकोर्स होगा, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, हजारों साल में ये प्रक्रिया पूरी होती है। इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है ना, पौधों के मरने से सड़ने से क्या होता है, जैविक पदार्थ मिलते हैं मिट्टी को, हम पढ़ने भी वाले हैं। और थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। द ब्रोकन रॉक प्लस डिकम्पोज्ड मैटर से बनती है आपकी मिट्टी, यानी जो टूटी हुई चट्टानें हैं और जो डिकम्पोज्ड मैटर है, जैविक पदार्थ जो है वो कहाँ से मिल रहा है, डिकम्पोजिशन जो हो रहा है प्लांट्स एनिमल का, उसी से तो मिल रहा है मिट्टी को, उसी से ही जैविक पदार्थ मिलते हैं मिट्टी को। तो आगे हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें किस किस से मिट्टी बनती है, उसमें क्या क्या होगा। तो कंपोनेंट्स क्या होंगे सॉइल के, सॉइल में होती है 45% मिनरल मैटर। तो 45% मिनरल मैटर यानी क्या हो गया, आपके खनिज पदार्थ होते हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल बिल्कुल याद रखना, कंपोनेंट्स हो गए ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी के घटक, ठीक है। मिनरल मैटर यानी खनिज, यहाँ पे लिख दूँ, पेन ले लूँ, रुक जाओ, आपका खनिज पदार्थ। 45% मिट्टी में होते हैं मिनरल मैटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्स फ्रॉम ब्रोकन रॉक्स जैसे सॉल्ट, स्लिट और क्ले, टूटी हुई चट्टानों से आता है, यानी रेत हो गई, यहाँ पे लिख देती हूँ बट अलग पेन यूज़ करती हूँ ताकि मैसअप ना हो जाए। रेत हो गया, चिकनी मिट्टी हो गई है ना, क्ले चिकनी मिट्टी हो गई, गारा हो गया, स्लिट हो गई, रेत गारा चिकनी मिट्टी हो गई, इससे क्या होगी, टूटे हुए चट्टानों से आते हैं ये मिनरल मैटर जो होते हैं, चिकनी मिट्टी हो गई। तो इससे क्या आ गए भाई, मिनरल मैटर हो गए। देन कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, इसमें क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, और ये क्या करते हैं, सॉइल को एक टेक्सचर देते हैं, या हम कह सकते हैं मिट्टी की बनावट को ये तय करते हैं, टेक्सचर देते हैं, बनावट जो हो गई उसको तय करते हैं मिनरल मैटर। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल याद रखना, मिट्टी के जो घटक हो गए, पहला हो गया आपका मिनरल मैटर, और 45% सॉइल में होंगे मिनरल मैटर। देन ऑर्गेनिक मैटर होंगे 5%, जिसको हम ह्यूमस भी कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। 5% होंगे, इसे हम ह्यूमस कहते हैं। फ्रॉम डेड प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, कहाँ से आ रहे हैं, मृत पौधे, कहाँ से बनता है ये ऑर्गेनिक मैटर, मरे हुए प्लांट से, जानवरों से, और माइक्रोब्स से यानी सूक्ष्म जीवों से। इससे क्या होगा, सॉइल फर्टाइल बनेगी, उपजाऊ कह सकते हैं मिट्टी, यहाँ लिख देती हूँ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ऑर्गेनिक मैटर ही है वो, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। पानी रोकने की क्षमता बढ़ाता है, इम्प्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी पानी रोकने की क्षमता बढ़ाता है। वाटर होता है 25% इसमें मिट्टी में। अब ये क्या है भाई, मिट्टी के कणों के बीच ये भरा होता है, फिल्स द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी मिट्टी के कणों के बीच भरा होता है। ये इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए भी, और कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को,
इसी के द्वारा जो है पोषक तत्व वो पहुँचते हैं, पौधों के लिए ये ज़रूरी है। एंड देन आ गई आपकी एयर, तो ये होगी आपकी 25% एयर प्रेजेंट होगी इसमें। तो प्रेजेंट इन स्पेसेस जो बीच में पोर्स होते हैं मिट्टी में मौजूद छोटे छोटे जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें ये पाई जाती है एयर। ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए, रूट्स एंड माइक्रोब्स, पौधों की जड़ें और सूक्ष्म जीव के रेस्पिरेशन के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो आप देख सकते हैं आपका 25%, एक सेकेंड, 25% प्लस 25%, 50% आपका वाटर और एयर, देन 5% 55% हो गया टोटल ऑर्गेनिक मैटर, देन 45% मिनरल मैटर हो गए, तो हो गया टोटल 100% कंपोनेंट्स हो गए। अब देख लेते हैं हम सॉइल मिनरल मैटर को। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है तो जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी बताओ, फिर हम इसको पढ़ते हैं। जल्दी से बता दो कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, सॉइल मिनरल मैटर को हम कहते हैं मिट्टी का खनिज भाग। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मिट्टी का खनिज भाग। तो ये हो गया आपका सॉइल मैटर। ये क्या होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये। यहाँ पे मैं आपको हिंदी में एग्जैक्ट बताती हूँ कि इसको हम क्या कहेंगे, एक सेकेंड। अच्छा, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सपोर्ट करते रहो ऐसी ग्रेट डोर को भी और मुझे भी। चलिए, तो अगर मैं इसको कहूँ तो ये हो गया आपका, ये क्या हुआ, मिट्टी, एक मिनट, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म खनिज कण होते हैं जो कहाँ से बनते हैं, चट्टानों से बनते हैं, चट्टानों से बनते हैं। तो सॉइल मिनरल मैटर्स, इनको हम बोलते हैं मिट्टी का खनिज भाग। दीज आर टीनी मिनरल पार्टिकल्स फ्रॉम रॉक्स। ये मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म खनिज कण होते हैं जो चट्टानों से बनते हैं। मेजर टाइप्स देख लेते हैं, यानी मुख्य प्रकार। तो ऑफकोर्स 3 होंगे इसके, सैंड, स्लिट और ले। सैंड क्या है, लार्ज पार्टिकल्स हैं और पुअर वाटर होल्डिंग होगी, बड़े कण होंगे और पानी जल्दी निकाल देते हैं, तो पुअर वाटर होल्डिंग होगी। देन आ गए आपके स्लिट, मीडियम साइज़ होंगे और ये बेटर तरीके से हम कह सकते हैं वाटर को होल्ड कर लेंगे, पानी रोकने के लिए की क्षमता जो होगी बेहतर होगी। मध्यम प्रकार होगा, मीडियम साइज़ होगा। देन आ जाती है आपकी क्ले, यानी आपकी चिकनी मिट्टी, और ये काफ़ी छोटी होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, स्टिकी होते हैं, ये चिकनी मिट्टी बोलते हैं और वाटर को बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से कह सकते हैं, पानी ज़्यादा रोक लेते हैं। देन द पोर्शन ऑफ दिस गिव दैट सॉइल टेक्सचर, और ये जो है एक सॉइल को टेक्सचर देते हैं, तय करते हैं, बनावट कह सकते हैं हम। इन तीनों के जो अनुपात हैं वो मिट्टी की बनावट को तय करते हैं। टेक्सचर यानी बनावट हो गया। सॉइल मिनरल्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। जो सॉइल मिनरल्स है मदद करते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में प्लांट्स को, हेल्पिंग सॉइल टू रिटेन वाटर एंड सपोर्ट रूट्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ और इसको मैं कर रही हूँ अब इरेज। जड़ों को देखो सहारा देते हैं, ये चीज़ अभी हम ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिएंट्स देते हैं यानी पौधों को पोषक तत्व देते हैं। और हेल्पिंग सॉइल टू रिटेन वाटर, यानी मिट्टी की जल धारण जो है, सॉइल जो वो रिटेन करते हैं वाटर, यानी मिट्टी की जल धारणा या जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। और क्या करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे रूट्स को यानी जड़ों को सहारा देते हैं। चलिए आगे बढ़ें।
यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी हो तो जल्दी से बताओ। आई होप क्लियर हो गया होगा। और कोई भी अगर टॉपिक में किसी थ्योरी में अभी भी बोलूँगी एग्जाम्पल में कोई डाउट कन्फ्यूज़न हो ना, उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ लो और जल्दी से दूर करेंगे सारे कन्फ्यूजन्स। अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बेस्ट सॉइल कौन सी है, विच इज़ द बेस्ट सॉइल? तो भाई वो होगी लोमी सॉइल। लोमी सॉइल को कंसिडर किया जाता है एज अ बेस्ट सॉइल, अच्छा माना जाता है। दोमट मिट्टी हम इसे कहते हैं हिंदी में, दोमट, दोमट मिट्टी किसे कहेंगे हम? लोमी सॉइल को कहेंगे। इससे सबसे अच्छा माना जाता है क्या होगा? रेत, बैलेंस मिक्स होगा रेत का, सैंड का, स्लिट का और क्ले का, चिकनी मिट्टी का, प्रॉपर बैलेंस्ड होगा। यहाँ पे लिख देती हूँ रेत, स्लिट को हम कहेंगे गारा, और आपकी क्या हो गई ये चिकनी मिट्टी यानी क्ले जो हो गई, चिकनी मिट्टी का संतुलित मिक्सचर यानी बैलेंस्ड मिक्स है, संतुलित मिक्सचर। गुड ड्रेनेज होगा, गुड न्यूट्रिएंट्स कंटेंट होंगे, होल्ड मॉइस्चर बट नॉट वाटर लॉस। यहाँ पे ये कर दूँ, पहले इरेज कर दूँ, बताओ जल्दी बताओ। पानी की निकासी अच्छी होगी, ड्रेनेज जो होगा वो अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होगा वो भी, लेकिन क्या होगा? नमी बनाए रखते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे इरेज कर रही हूँ। पानी की निकासी हो गई अच्छी, है ना, पानी की निकासी अच्छी, गुड ड्रेनेज होगा, बैलेंस मिक्स होगा, सैंड, स्लिट और क्ले का, देन कह सकते हैं, लेकिन क्या होगा? नमी भी, या आई नो गुड न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड एक्सटेंट, अभी बता रही हूँ उसका भी, लेकिन नमी भी क्या है? बनाए रखते हैं, बनाए रखती है। गुड न्यूट्रिएंट कंटेंट मतलब भाई न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों से भरपूर, पोषक तत्वों से भरपूर। लोमी सॉइल जो है ना वो बेस्ट सॉइल है प्लांट ग्रोथ के लिए, प्रॉपर बैलेंस्ड है मिक्स किसका? सैंड का, स्लिट का, क्ले का, गुड ड्रेनेज होगा, गुड न्यूट्रिएंट्स कंटेंट होंगे, और कह सकते हैं गुड ड्रेनेज होगा, पानी की निकासी अच्छी, लेकिन ये क्या है? होल्ड मॉइस्चर बट नॉट वाटर लॉस्ट, लेकिन ये नमी भी बनाए रखती हैं, और कह सकते हैं पोषक तत्व जो होंगे इसमें भरपूर होंगे। ये काफ़ी अच्छी है फार्मिंग के लिए भी, गार्डनिंग के लिए भी और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी, यानी खेती के लिए, फार्मिंग हो गई आपकी खेती के लिए, बागवानी के लिए, और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यानी फसल उत्पादन के लिए। क्लियर हो गया? तो लोमी सॉइल, सॉरी लोमी सॉइल जो होगी क्या होगी? वो बेस्ट सॉइल कहा जाता है उसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर एडेपिक फैक्टर्स, क्या है ये? Adiabatic factors are the physical, chemical and biological properties of soil that affect the growth and distribution of organisms. Soil is a major adiabatic factor. अच्छा एक बात बताइए, क्या मिट्टी एडेबिक फैक्टर कहलाती है? ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो यस, मिट्टी जो है वो एडेबिक फैक्टर कहलाती है, इस बात को ध्यान रखना। सॉइल इज़ अ मेजर एडेबिक फैक्टर, मिट्टी जो है क्या है? वो मेजर एडेफिक फैक्टर है। तो देखते हैं जल्दी से, हम इसको जल्दी से देख लेते हैं क्या है। तो एडेफिक फैक्टर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ और आप भी नोट कर लीजिएगा। एडेफिक फैक्टर्स वे होते हैं जो मिट्टी से जुड़े हुए भौतिक
रासायनिक, केमिकल, रासायनिक और जैविक गुण होते हैं। जो पौधों और जीवों की वृद्धि यानी ग्रोथ और फैलाव को प्रभावित करते हैं। इसलिए जो मिट्टी है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण एडाफिक फैक्टर है। तो एडाफिक फैक्टर्स वो होते हैं जो मिट्टी से जुड़े हुए भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण होते हैं जो पौधे और जीवों की वृद्धि और फैलाव को प्रभावित करते हैं। और इसको हम कल और ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एडाफिक फैक्टर्स आर द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल that affect the growth and distribution of organisms, and yes, soil is a major edaphic factor. And we will continue the topic tomorrow. नहीं, एक्चुअली कल तो सैटरडे है, तो मंडे को क्लास होगी और कवर अप करेंगे फिर। और आज की क्लास अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड यस, थैंक यू सो मच अगेन फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।